Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. So myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 2 of our chapter number 12, mineral nutrition. So हम part 1 इसका already कर चुके हैं. ये आपकी class +1 का chapter number 12 है, mineral nutrition. I'm sorry. तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन करी थी मिनरल न्यूट्रिशन की, और हमने एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और उन एसेंशियल एलिमेंट्स में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने स्टडी किया था, और उनकी एसेंशियलिटी हमने देखी थी कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज, सो दीज आर कॉल्ड एज, कि वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, तो उनकी एसेंशियलिटी के बारे में हमने स्टडी किया था. So now we are going to do the part 2 of this chapter. So topics will be covering under this part will be some macronutrients और micronutrients. हम जो कुछ मैक्रो और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आप यहाँ से देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, these are macronutrients, and iron, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. तो हम मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे. सो बेसिकली हम हर न्यूट्रिएंट की, हर मिनरल की 3 चीजों के बारे में फोकस करेंगे. सो हमारी पहली चीज होगी कि जो वो प्लांट्स का उनका न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या है, कि वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं. तो बेसिकली सभी का सोर्स हम अगर सॉइल और एनवायरनमेंट बता रहे हैं, तो जो हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब होता है वो हमेशा आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन आयनिक फॉर्म. ओके, आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. ओके, तो हमने ये बात करी. और दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसकी फंक्शनिंग कहाँ कहाँ पे है. ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये रिक्वायर्ड होते हैं. तो जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स की बॉडी में कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है, हर न्यूट्रिएंट की स्पेसिफिक स्टडी के बारे में स्पेसिफिक स्टडी करेंगे. और थर्ड चीज, ठीक है, सेकेंड होगी इनकी रिक्वायरमेंट. ठीक है, थर्ड चीज हम क्या पढ़ेंगे, पहली इसकी सोर्स क्या है, आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई, और तीसरी चीज कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स में तो उसके क्या सिम्टम्स है. तो डेफिशिएंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, बट इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करूं, मुझे आपको एक चीज और क्लियर करनी है कि डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी, ठीक है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है. अगर किसी भी मिनरल की, किसी भी न्यूट्रिएंट की प्लांट में कमी हो जाती है तो उसको हम लोग डेफिशिएंसी कहते हैं, और उस डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स हमें विजिबल होते हैं उसको डेफिशिएंसी सिम्टम्स का नाम दिया गया है. Whereas न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम क्वांटिटी में भी प्लांट्स को हार्म करते हैं बाय गिविंग देम डेफिशिएंसी सिम्टम्स. Whereas अगर वो कुछ एक्सेस में हो जाए प्लांट्स के अंदर तो भी वो हार्म करते हैं प्लांट्स को. तो उस चीज को हम लोग टॉक्सिसिटी का नाम देते हैं, टॉक्सिसिटी, राइट. तो डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी में से अगर हम बात करें तो हम लोग विजिबली किसको आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो हम डेफिशिएंसी को कंपैरेटिवली आसानी से देख सकते हैं प्लांट्स में, क्योंकि उनके सिम्टम्स भी विजिबल होते हैं और उनको स्टडी करना इजी होता है. अगर हम हाइड्रोपोनिक्स में किसी आयन की कमी कर देंगे, किसी न्यूट्रिएंट की कमी कर देंगे, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो उसकी कमी से ये वाले सिम्टम्स आए हैं, तो वो प्लांट को रिक्वायर्ड था इन व्हाट अमाउंट. Whereas टॉक्सिसिटी को स्टडी करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो बिट टीडियस और बिट टफ प्रोसेस है एज कंपेयर टू deficiency symptoms. Okay, so now let's start with our nutrient number 1, that is nitrogen. तो अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, आई मीन लाइक सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स को रिक्वायर होता है. ठीक है, और जो ये हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है,
वो किस किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हमेशा आयनिक फॉर्म में प्लांट्स जो है नाइट्रोजन या किसी भी मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली ये नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है इन मेनली राइट। बट कुछ कुछ नाइट्राइट और अमोनियम आयन की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट सबसे ज्यादा ये नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है राइट। उसके बाद अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें कि जो सेकंड चीज है, अगर हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स को ये कहाँ पे, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को कहाँ पे है। प्लांट्स को बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक यानी कि ग्रोइंग टिश्यूज हैं या मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स हैं वहां पे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोटीन्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूट है। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो ग्रुप से, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप होता है, तो अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो बेसिकली उसी से फर्दर न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, एंड देन वाइटामिन एंड हॉर्मोन्स। तो ये सारे के सारे लिंक्ड है। तो प्रोटीन्स में बेसिकली नाइट्रोजन की जरूरत होती है, उसी से फर्दर अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन और हॉर्मोन्स। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, और वो नाइट्रेट की फॉर्म में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है सॉइल से। और उसकी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पे होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। सो बेसिकली आपको क्रैम नहीं करना है, आपको इसको समझना है, इसको रिलेट करना है, क्योंकि आपने जितने भी इसमें टॉपिक स्टडी किए होंगे अपनी प्लस वन में या आगे 10th तक या आगे +2 में भी आप स्टडी करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आयंस जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, हर जगह पे ये आते हैं। तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट बनाना है और उस चीज को रिलेट करके समझना है। और इसको याद करने के लिए यू कैन मेक लाइक अ टेबल। आप एक पेपर पेन लेकर एक टेबल फॉर्म कर लीजिए। तो बेसिकली आप उसमें न्यूट्रिएंट का नाम लिखिए, उसकी जो आयनिक फॉर्म है कि वो प्लांट्स किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं उसको देखिए, और उसकी आप रिक्वायरमेंट्स के बारे में स्टडी कीजिए। और अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो प्लांट के किस पार्ट को इम्पैक्ट करती है उसके बारे में लिखिए। तो बेसिकली आप उस टेबल को 2-2 न्यूट्रिएंट्स करके बना लीजिए, और एक साथ सारे मत लिखिए बिकॉज याद करना टफ हो जाता है, ठीक है। स्मॉल स्लिप्स बनाइए, उस पे 2-2 न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखिए, उसको आप डेली अपना स्टडी कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बट मेक कॉन्सेप्ट विद अदर चैप्टर्स, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी नाइट्रोजन की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड न्यूट्रिएंट की तरफ, दैट इज फॉस्फोरस। तो ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये सॉइल से किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में फॉस्फोरस जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, आइदर इन H2PO4 नेगेटिव और HPO4 नेगेटिव। ये दो फॉर्म्स हैं जिनमें फॉस्फोरस सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। इसको याद कीजिए, इसको स्किप नहीं करना है, और एनसीईआरटी को आपने बार बार रीड करना है बिकॉज एनसीईआरटी में ये गिवन है। ये सारी लाइंस मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाई है ये वीडियो। सो आप प्लीज एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, ओके। तो H2PO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव, ये दोनों फॉस्फेट आयंस की फॉर्म्स हैं जो सॉइल से फॉस्फोरस प्लांट्स फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम फंक्शनिंग की बात करें, जो फॉस्फोरस जो है बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में फॉर्म करता है, ठीक है। PS फॉस्फोरस की एक चेन बन जाती है, राइट, रिमेम्बर, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी फंक्शनिंग प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। और सारी की सारी जितनी भी आपकी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होती हैं सब में फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। सो फॉस्फोरस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, ओके। देन हम आ जाते हैं हमारे पोटेशियम। हमारा थर्ड है पोटेशियम। और पोटेशियम से अगर आप याद करें, पोटेशियम किस फॉर्म में? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? पोटेशियम आयन K पॉजिटिव, ठीक है।
तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पे होती है? जितने भी ग्रोइंग टिश्यूज हैं, जितनी भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं प्लांट्स के, सब जगह पे पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक मींस जहां पे सेल्स की डिवीजन सबसे ज्यादा होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स भी जो है वो बन रहे होते हैं, लीव्स हो गए या रूट्स की टिप्स हो गई, वहां सब पे आपको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर आप इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इट्स फंक्शनिंग ऑफ द पोटेशियम, देन it has a very important role in opening and closing of stomata. सो इन द लास्ट चैप्टर मैंने आपको समझाया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, बाहर से अंदर पानी आता है, बल्ज आउट हो जाता है तो वो खुल जाता है, एंड सिमिलरली दी वाइस वर्सा अकर्स एंड स्टोमेटा क्लोजेस। तो वहां पे सब पे जो है कहाँ पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इस पिक्चर में भी देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया कि पोटेशियम जो है वो वाटर की मूवमेंट को ड्राइव करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को वहां तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां पे प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है न्यूट्रिएंट्स की। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी हेल्प करता है ताकि वाटर के लॉस को रेगुलेट कर सके। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वाटर एस्केप करता है अगर स्टोमेटा ओपन होते हैं, अगर क्लोज होते हैं तो वाटर एस्केप नहीं करता। तो ये वहां पे भी हेल्प करता है। ठीक है, और वो ये इसकी जो न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू द जाइलम ये हेल्प करता है पोटेशियम। ठीक है, तो इसकी फंक्शनिंग देख ली हमने। एनायन केटायन बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किससे रिलेट कर गया? टर्जिडिटी ऑफ सेल्स से, क्योंकि वो सेल्स टर्जिड हो जाएंगे तभी ओपनिंग होगी, राइट। तो इसी तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। सो दे आर ऑल रिलेटेड, एनायन केटायन बैलेंस, opening and closing of stomata, turgidity of cells. So these are all related. You don't have to cram it. You have to understand it. Make a concept in your mind, relate with the other chapters, and then try to remember this their functions and their importance. Okay, so this is about the potassium. अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट इज हमारा जो आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम तो सभी में बहुत रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है ये क्या करता है? कैल्शियम आयंस को कैल्शियम आयंस की फॉर्म में ही सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स। तो कौन सी आयंस होती है? Ca2 पॉजिटिव। सो रिमेंबर दिस, Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्लांट्स जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अगर अब हम इसकी बात करें तो ये भी जो है कैल्शियम भी है जो है वो सिमिलरली पहले वाले की तरह, न्यूट्रिएंट की तरह ही ये भी मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में रिक्वायर्ड होता है। जहां पे ग्रोथ हो रही है वहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें कैल्शियम की पड़ती है। पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जहां पे डिवीजन हो रही है, जहां पे ग्रोथ हो रही है, जहां पे कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, वहां पे हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया है कि ये हमारी जो है सेल डिवीजन, सेल वॉल में, ठीक है, जो कैल्शियम पैक्टेट है मिडल लैमेला में, ठीक है, एक दूसरे को, सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रख रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट इस चीज में हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाता है कि कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सेल वॉल के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो ये क्या करता है, इसको आपस में ग्लू करके रखता है। ठीक है, और माइटोटिक स्पिंडल में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, और कैल्शियम जो है वो ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है? वो ओल्डर लीव्स में। ये याद करने वाली बात है, कैल्शियम ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब ओल्डर लीव्स ने शेड करना होता है तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स किसको ट्रांसफर कर देते हैं? यंग लीव्स को। ओके, सो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में भी ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब हमने पहली बात कर ली कि किस फॉर्म में ये सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, और इसकी फंक्शनिंग कहाँ पे इसकी मेजर रिक्वायरमेंट पड़ती है? मिडल लैमेला में। ठीक है, देन सेल डिवीजन के टाइम पे सेल वॉल में ये हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है, एंड देन
रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये सब पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यू कैन सी द सिम्टम्स विच आर विजिबल इन दिस पिक्चर, कि किस तरह से प्लांट्स में स्पॉटिंग हो जाती है और आपको ये दिख जाता है। तो दिस डिफाइंस कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है प्लांट, ठीक है। सो एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं, एक हर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट रहती है प्लांट्स में रिक्वायरमेंट की। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लांट्स में एक ही कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड है, कुछ ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कुछ कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो सबकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड होती हैं एंड दैट टू इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। डज नॉट डिपेंड कि एक जैसी एक प्लांट में वैसी सब में रहेगी, दैट ऑल वेरीज, ओके। So let's do the next one, that is magnesium। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, Mg2 पॉजिटिव की आयंस, Mg2 पॉजिटिव आयंस में, ठीक है। सो ये सॉइल से मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में प्लांट्स मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का पार्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप देखें इसकी अदर फंक्शनिंग, जो मैग्नीशियम है हमारी, मैग्नीशियम किस किस की फॉर्म में एक्टिवेट करता है, ये किस किस के एंजाइम्स को, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। ये सारे की सारी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीएनए, आरएनए, ये सारे जो भी चीजें हैं इन सब में ये जो है एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और इनमें मैग्नीशियम की डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में भी मैग्नीशियम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रिंग स्ट्रक्चर अगर आप क्लोरोफिल का याद करें तो उसमें पूरा का पूरा मैग्नीशियम, अगर रिंग स्ट्रक्चर जो था उसमें पूरा का पूरा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, कोई आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। तो वहां पे ये पूरा का पूरा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो आप याद कीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का भी, ठीक है। और जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैग्नीशियम की फंक्शनिंग हो गई। मैग्नीशियम रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीएनए, आरएनए, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी मैग्नीशियम हेल्प करता है। और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप देख सकते हैं ये रबर प्लांट है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखिए कि किस तरह से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हुई और इसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स बढ़ते गए, इसमें और ज्यादा येलोइंग पार्ट हो गया, फिर उसके बाद और ज्यादा। इसमें आप इस वाले लीफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा लीफ येलो होने लग गया है। ये शो करता है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंट है इस प्लांट में, ओके। अब हम देख लेते हैं सल्फर। सल्फर जो है, सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, दैट इज सल्फेट आयन, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। और सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर से भी सल्फर आ जाता है SO2 के फॉर्म में, ठीक है। और एलिमेंटल फॉर्म में भी सल्फर एब्जॉर्ब करते हैं। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सल्फर भी जो ये सॉइल से भी आ जाते हैं, एनवायरमेंट से भी आ जाते हैं। और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में प्लांट्स जो है इसको सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और सल्फर जो है बेसिकली दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मेजर अमाइनो एसिड्स की में प्रेजेंट होते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन। अगर आप मिथ्योनिन में देखें यहाँ पे भी आपका सल्फर लगा हुआ है, और अगर आप सिस्टीन में देखें यहाँ पे भी आपका सल्फर लगा हुआ है। सो दो बेसिकली मेजर अमाइनो एसिड्स में ये प्रेजेंट होता है। ये बायोकेमिस्ट्री में आप स्टडी करते हैं सिस्टीन और मिथ्योनिन की सल्फर में, ये दोनों में सल्फर प्रेजेंट होता है। और भी कुछ कोएंजाइम्स का पार्ट है, जैसे कि कोएंजाइम ए का पार्ट है। और कुछ विटामिन बी हो गया, थायमीन और बायोटीन, इनमें भी ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सल्फर। और फेरोडॉक्सिन हमारा फोटोसिंथेसिस में आएगा, यहाँ पे भी ये सल्फर जो है मेजर रोल प्ले करता है। सो सल्फर की बात कर ली हमने, सल्फेट आयंस की फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, जबकि एटमॉस्फेरिक सल्फर भी प्लांट्स में आता है। और सिस्टीन और मिथ्योनिन 2 अमाइनो एसिड्स है, इसमें सल्फर चेन में लगा होता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ विटामिन जैसे विटामिन बी का पार्ट है, कोएंजाइम्स का पार्ट है, कोएंजाइम ए, और फेरोडॉक्सिन का भी मेजर पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आयरन की। ये आ गया हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट। आयरन जो है, आयरन
अब कोई भी न्यूट्रिएंट है, उसकी डेफिशिएंसी भी, उसकी कम अमाउंट भी हार्म करती है प्लांट्स को, और उसकी ज्यादा अमाउंट भी हार्म करती है। सो एक बेसिकली राइट अमाउंट में प्लांट्स को कोई भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो डेफिशिएंसी जो है वो अगर कम अमाउंट हो जाती है तो वो डेफिशिएंसी क्रिएट कर देती है, ज्यादा अमाउंट हो जाती है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो आयरन को फेरिकाइंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। फेरिक आयंस की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और ये बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंपैरिजन में लार्जर अमाउंट में चाहिए होती हैं। सो दिस आयरन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो आयरन जो है वो फेरिक आयंस की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और अगर इसका फंक्शन हम बात करें तो ये फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स, ये फोटोसिंथेसिस में आएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, आप उससे रिलेट कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये उन दोनों में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आयरन कहाँ पे हेल्प करता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का, ठीक है। और ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है इसमें, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है, और कैटालेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, और उसके बाद क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में भी ये असेंशियल है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती है? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये हेल्प करता है, कहाँ पे? फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स में। उसके बाद कैटालेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, और क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, और फेरिक आयंस की फॉर्म में ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इसको सॉइल से। तो आयरन जो है अगर सफिशिएंट अमाउंट में है, तो आप देखिए इस पिक्चर में किस तरह से ये ग्रीन प्लांट है, बिकॉज इसमें आयरन की कोई कमी नहीं है, कोई ज्यादा क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट है ये, ठीक है, एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट है। सो दिस इज आयरन सफिशिएंट प्लांट। पर अगर आयरन प्लांट्स एब्जॉर्ब ना कर पाए इन लाइक राइट अमाउंट, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अगर एक राइट अमाउंट में प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही आयरन को, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आप देखिए ऊपर से किस तरह से येलोइंग होनी स्टार्ट हो गई है। सो दिस डिफाइंस की प्लांट्स में आयरन डेफिशिएंट है। और अगर प्लांट्स कुछ ज्यादा अमाउंट में आयरन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक्सेस हो जाती है, यानी कि टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है आयरन की। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से कलर चेंज हो रहा है, राइट। सो दे आर रिक्वायर्ड इन राइट अमाउंट, राइट कंसंट्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीज की। सो मैग्नीज एक अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो मैग्नस आयन की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको एक्टिवेट करने में ये हेल्प करता है। मैग्नस आयंस, सॉरी मैग्नीज है इसका नाम, और ये मैग्नस आयंस की फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जितने भी एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और बेसिकली वाटर की ब्रेकडाउन जो होती है हमारी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि स्प्लिटिंग होती है वाटर की, उसमें ऑक्सीजन को लिबरेट करने में, ठीक है, मैग्नीज का मेजर रोल होता है। सो दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट कि मैग्नीज का क्या फंक्शन है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को लिबरेट करने में जब वाटर स्प्लिट करता है तो वहां पे मैग्नीज का रोल होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैग्नीज की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, इन तीनों पिक्चर्स को आप अगर कंपेयर करके देखें तो फर्स्ट पिक्चर में स्टेज स्टार्ट हुई है कि मैग्नीज की डेफिशिएंसी दिखनी शुरू हुई है, बट इसमें इतनी क्लियर विजिबल नहीं है। अगर इसके बाद भी इसको सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नीज ना मिले प्लांट को, तो उसमें प्रोग्रेस हो जाती है डेफिशिएंसी की, डेफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से कलर चेंज हो रहा है, और इसमें आप अब रेड स्पॉट्स भी प्रॉपरली आ गए हैं लीव्स के ऊपर। तो ये लेटर स्टेज हो गई मैग्नीज की डेफिशिएंसी की। तो हम बेसिकली तीन चीजें पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स किस फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है प्लांट्स में,
और अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो सिम्टम्स किस तरह से विजिबल होते हैं। ओके, तो मैं आपको बार बार यही बात रिकॉल करवा रही हूँ कि आपको प्लीज इसमें डरना नहीं है। इसको याद करोगे तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट बनाओगे, रिलेट करोगे चीजों को और चैप्टर्स के साथ और टॉपिक्स के साथ, तो आप इंजॉय भी करोगे, समझोगे भी, और आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन भी रहेंगी चीजें। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए जैसे चैप्टर्स रीड करते हैं एनसीईआरटी को रीड कीजिए, एनसीईआरटी को रीड करते हैं टॉपिक्स को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, और एक टेबल बनाइए पेन पेपर लेकर, उसमें आप न्यूट्रिएंट्स को लिखिए एक साइड पे, सेकंड कॉलम 4 कॉलम्स बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम में न्यूट्रिएंट को लिखिए, सेकंड कॉलम में आप उसकी आयनिक फॉर्म में लिखिए कि कौन सी फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड में आप उसकी फंक्शनिंग लिखिए, कहाँ कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिकॉज हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। देन आप फोर्थ जगह पे लिखिए कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। बेसिकली आपको ये याद करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जिंक के ऊपर। तो जिंक क्या है, जिंक किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, जिंक आयंस की फॉर्म में, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें ये भी कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, स्पेशली कार्बोक्सीलेजेस। स्पेशली कार्बोक्सीलेजेस में जो है जिंक जो है इसके एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और जिंक की कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन की वहां पे सिंथेसिस में जिंक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सिन की सिंथेसिस में जिंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर डेफिशिएंसी हो जाती है जिंक की, सो ये राइस की एक एग्जांपल ले रखी है मैंने, इस पिक्चर को आप देखिए ध्यान से कि जिंक अगर डेफिशिएंट होना शुरू हो जाता है तो कैसी येलोइंग होनी स्टार्ट हो गई, किस हिसाब से आपको विजिबल है। सो आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि ये जिंक की डेफिशिएंसी को शो कर रहा है ये प्लांट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉपर। कॉपर जो है वो क्यूप्रिक आयंस की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, Cu2 पॉजिटिव। और कॉपर जो है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में प्लांट्स की एसेंशियल है, ठीक है। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में कॉपर एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है, हेल्प करता है। आयरन की तरह कॉपर भी कुछ सर्टेन एंजाइम्स में एसोसिएट है, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती हैं उनमें जो भी एंजाइम्स होते हैं वहां पे आयरन की तरह कॉपर भी इन्वॉल्व रहता है, और ये भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। और अगर आप इसकी यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, इस पिक्चर में आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे जो लीफ है यहाँ पे सिम्टम्स इसके विजिबल होने स्टार्ट हुए कि कुछ डेफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। वो डेफिशिएंसी आपको कॉपर की डेफिशिएंसी बता रही है, और इस डेफिशिएंसी को अगर आप मतलब नहीं कंप्लीट करेंगे तो किस तरह से उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो ये रोटिंग टाइप हो जाएगी। आप देखिए जो लीफ है वो किस तरह से पूरा का पूरा खराब होना स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली हमने क्या बात करी कि कॉपर जो है वो क्यूप्रिक आयंस की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और आयरन की तरह ये भी कुछ एंजाइम्स में एसोसिएट होते हैं, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शंस में, और क्यूप्रिक आयन Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जितनी भी प्लांट का मेटाबॉलिज्म है ये कहीं ना कहीं सब में ही प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। उसके बाद आ गया हमारा बोरोन, ठीक है। बोरोन जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, BO3 3 नेगेटिव और B4O7 2 नेगेटिव की फॉर्म। और कैल्शियम को, कैल्शियम का जो अपटेक होता है, प्लांट्स कैल्शियम को अपटेक करते हैं, सो उसकी अपटेक और यूटिलाइजेशन में जो है हमारा बोरोन हेल्प करता है, राइट। और उसके बाद आ जाती है हमारी मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग जो है या पोलन की जर्मिनेशन जो है वो बोरोन में हेल्प करता है। सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन जो है, और कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसलोकेशन जो है, कहीं ना कहीं बोरोन जो है वो सब में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में मैंने दो प्लांट्स को दिखाया है, एक सोयाबीन और एक कैनोला।
सो अगर बोरोन जो है, अगर उसकी अमाउंट कम हो गई, प्लांट में डेफिशिएंसी हो गई, तो किस तरह से उसकी ग्रोथ जो है वो हार्म हो जाती है। वेयरएस एडिक्वेट क्वांटिटी में है, आप दोनों में पिक्चर में डिफरेंस देख सकते हैं। सोयाबीन की इन दोनों में पिक्चर्स में आप देखिए, यहाँ पे राइट अमाउंट में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे कम अमाउंट में प्रेजेंट है। वेयरएस कैनोला में यहाँ पे आप देखिए कि अगर एडिक्वेट क्वांटिटी में है बोरोन तो किस तरह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है, बट अगर लो क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो प्लांट्स पूरी तरह से खराब हो गए। तो ये हाइड्रोपोनिकली हमने सॉल्यूशंस में ये बनाई गई है, ग्रो किया गया है इनको, तो इस हिसाब से इसमें पिक्चर आपको विजिबल हो रही है। ठीक है, इसीलिए हम स्टडी कर पाते हैं, बिकॉज हाइड्रोपोनिक्स में हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स को स्टडी करना हमारे लिए आसान होता है। तो बोरॉन की बात करी, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, BO3 3 नेगेटिव, B4O7 2 नेगेटिव। और कैल्शियम की अपटेक और यूटिलाइजेशन में बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है। पोलन की जर्मिनेशन जो है वो बोरोन हेल्प करते हैं। सेल के अगर इलोंगेट करना है या डिफ्रेंशिएट करना है तो वहां पे भी हमारी बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मॉलिबिडनम। सो मॉलिबिडनम जो है प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, MoO2 पॉजिटिव। सो मॉलिबिडेट आयंस की फॉर्म में प्लांट्स जो हैं मॉलिबिडनम को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मॉलिबिडनम की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, ये कुछ एंजाइम्स का कंपोनेंट बनता है, यानी कि कोएंजाइम्स का काम करता है, जैसे कि नाइट्रोजिनेज में या नाइट्रेट रिडक्टेज रिएक्शन, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है उन दोनों के अंदर नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज की कोएंजाइम्स का काम ये करता है मॉलिबिडनम। ठीक है, और अगर मॉलिबिडनम सफिशिएंट अमाउंट में है तो आप ये प्लांट को देख सकते हैं कि किस तरह से वो हरा भरा दिख रहा है, राइट। अल्फा अल्फा प्लांट है ये। अगर इसमें सफिशिएंट अमाउंट में मॉलिबिडनम प्रेजेंट है तो ये किस तरह से विजिबल है, वेयरएज अगर मॉलिबिडनम की डेफिशिएंसी हो गई तो यू कैन सी द डिफरेंस। आप लीव्स के अंदर डिफरेंस देखिए, राइट। तो ये हो गया हमारा मॉलिबिडनम। मॉलिबिडेट आयंस की फॉर्म में ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम्स होते हैं, नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज जो होते हैं उनका ये कंपोनेंट बनता है, यानी कि कोएंजाइम्स का काम करता है। उसके बाद आ जाती है हमारी क्लोरीन की बात। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयंस की फॉर्म में, सॉरी, जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयंस की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं Cl नेगेटिव फ्रॉम द सॉइल। और क्लोराइड जो है ये तो आपको पता ही है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन सोडियम पोटेशियम जो एक एक्सचेंज पंप होता है, ये हम साइकिल्स में स्टडी करते हैं, हम ये आगे पढ़ेंगे। सोडियम पोटेशियम आयंस के साथ साथ, ठीक है, ये सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और एनायन कैटायन बैलेंस में भी हेल्प करता है। किस किस में, सोडियम पोटेशियम जो चैनल होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन को भी डिटरमाइन करता है और एनायन कैटायन बैलेंस को भी मेंटेन करता है ये सेल्स के अंदर। सो क्लोरीन ये सबका काम करता है। और अगर हम वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन की बात करें, ठीक है, हमने बोला था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पहले भी हमने पढ़ा था। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो फोटोसिंथेसिस में होती है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, अब नेक्स्ट चैप्टर हम फोटोसिंथेसिस ही पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो उसमें जब हम देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बट अगर आपने ये पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है और उसकी क्या फंक्शनिंग है। ठीक है, तो वहां पे आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में जब ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है वहां पे जो भी मतलब कोई असेंशियल रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस में, तो क्लोरीन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम आयन सॉल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिशिएंसी देखें तो किस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये दो पिक्चर्स हैं कि यहाँ पे क्लोरीन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है और यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी होगी। सो यू कैन सी द डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, okay, so this covers your major macro or micronutrients which are present in your NCERT book. So I'm suggesting you again कि आप प्लीज NCERT बुक को रीड कीजिए, इस वीडियो को देखिए
और अब हम इसके बाद, ठीक है, ये 2 पार्ट्स हम इस टॉपिक इस चैप्टर के ऑलरेडी कर चुके हैं, हम थर्ड पार्ट में इसको कवर कर देंगे। तो उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, toxicity of micronutrients, mechanism of absorption of elements, translocation of solute, soil as reservoir of essential elements, metabolism of nitrogen, nitrogen cycle, biological nitrogen fixation, symbiotic biological nitrogen fixation, principal stages in the formation of nodule, fate of ammonia, reductive amynation and transamination reactions. So ये टॉपिक्स बहुत सारे हैं बट इतने बड़े बड़े नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर विद यू. एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके पास इसका आंसर लेकर like I'll get back to you. And if you are enjoy watching this video, if you are understanding each and every point, then please like this video and share with your friends. And if you are new to my channel, please press the bell icon and by subscribing to this channel. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow with a new video of this chapter.